इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक का नाम है द ईथर हाइपोथेसिस। ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर होगा, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें पार्ट ए मॉडर्न फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 1 है उसमें ये आएगा। पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूटोनियन रिलेटिविटी और ये अटेम्प्ट टू लोकेट द एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हमने देखा था। उसी से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यही एक्चुअल में यहाँ पे ईथर हाइपोथेसिस दिया गया कि ये जो ईथर है यही हमारा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जस्ट पिछला वाला जो वीडियो है एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको जरूर देख लीजिए, तब ये आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि अभी तक साइंटिस्टों के 2 गुट हो गए हैं, और दोनों गुट में कहीं ना कहीं जो कुछ बेसिक्स जो फंडामेंटल एक कहीं ना कहीं एक इनकन्वीनियंस या यूं कह लीजिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा था। सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कह रहा था कि जो भौतिकी के जो मूल फंडामेंटल नियम है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो समान तरीके से लागू होते हैं। तो जब इसी कंडीशन को मानते हुए मैक्सवेल के जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के इक्वेशंस हैं उन चारों इक्वेशंस को अप्लाई किया गया, तो उसमें जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो लाइट है, जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी है, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी c से सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं। यानी अगर मैं इस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को लेके चलूं तो मैक्सवेल के जो चारों इक्वेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होने चाहिए। इसका मतलब लाइट की वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलनी चाहिए, ये किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बदलना नहीं चाहिए, ये फिक्स रहेगा सभी डायरेक्शन में। और दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कह रहा था कि जो लाइट का स्पीड है वो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग हो सकता है, और वो इस चीज पे निर्भर करेगा कि इस लाइट के स्पीड को मेजर करने वाला ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में गति कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि लाइट की वेलोसिटी सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक समान कांस्टेंट नहीं हो सकता। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है कि जो लाइट की वेलोसिटी है ये ऑब्जर्वर जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है उस ऑब्जर्वर के मोशन पे निर्भर करता है, उसके गति पे लाइट का स्पीड निर्भर करता है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई, और इस स्टेज पे साइंटिस्टों को ये डाइजेस्ट करना, ये पचाना मुश्किल हो रहा था कि क्या इस ब्रह्मांड में सब चीज गतिमान है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो स्थिर हो, जो परफेक्टली एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। क्योंकि अगर कोई चीज, सारी चीजें एक दूसरे के सापेक्ष में गतिशील है, रिलेटिव है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट, तो फिर हम अपने जो ये फिजिक्स के नियम है इसकी हम सार्थकता कैसे सिद्ध करेंगे। और इसी में साइंटिस्टों ने ये बोला कि भाई अगर सब इनर्शियल फ्रेम में लाइट की स्पीड अलग अलग मिल रही है तो कोई तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए जिसमें लाइट का स्पीड हमें c ही मिले, और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलेंगे कि वही हमारा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और वो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट रेस्ट में है, और बाकी सारे जो फिजिक्स के नियम है हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में डिफाइंड करेंगे। यानी कुल मिलाजुला के साइंटिस्ट लोगों को अपनी साख बचाने के लिए एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत थी जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, जो पूरी तरह से एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। ठीक है, ये तो अब चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, सब चीज रिलेटिव होता है, पर उस समय साइंटिस्टों को एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत थी जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो और उसे एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जा सके, ताकि उसके सापेक्ष में हम बाकी सभी मोशन को निर्धारित करें। एक प्रॉब्लम यहां पे चल रही थी। दूसरी प्रॉब्लम जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के साइंटिस्टों के सामने आई थी, और उसमें और भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। प्रॉब्लम यह था कि उस समय के साइंटिस्टों ने, 19वीं सदी के साइंटिस्टों ने एक रॉन्ग परसेप्शन डेवलप कर लिया था, एनोलॉजी, कि जैसे जो साउंड वेव होता है, जो साउंड वेव जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इनके प्रोपोगेट के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होती है।
तो साइंटिस्टों ने सोचा यानी सभी प्रकार के तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए। और ध्यान रहे उस समय यह बात नहीं पता चला था कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी चल सकते हैं। ये बाद में मैक्सवेल ने प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में भी चल सकता है, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। और लाइट भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बाद में पता चला था। तो पहले साइंटिस्ट सोच रहे थे चूंकि साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए लाइट वेव को चलने के लिए भी एक जरूर किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए। अब चूंकि सूर्य से, सन से जो लाइट है वो अर्थ तक आती है और बीच में है वैक्यूम, और वैक्यूम में साउंड वेव चल नहीं पाता है, तो साइंटिस्टों का मानना था फिर तो लाइट वेव भी नहीं चल पाएगा। यानी जो कहीं ना कहीं वैक्यूम है जरूर उसमें कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बिना मीडियम के साउंड वेव के एनालॉजी के अनुसार लाइट को भी नहीं चल के आना चाहिए सूर्य से यहां पृथ्वी तक। तो इसी एनालॉजी को लोग आगे बढ़ाते हुए इन साइंटिस्टों ने बोला कि देखिए भाई कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम इस पूरे स्पेस में जरूर होना चाहिए। और उसी हाइपोथेटिकल मीडियम को इन्होंने नाम दिया ईथर। बोले कि ईथर एक ऐसा माध्यम है जो पूरे स्पेस में हर जगह फैला है, हर सब जगह फैला है। ये किसी हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, जो वैक्यूम है वहां भी ईथर है, सब जगह ईथर है। और ये जो ईथर है ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है। एब्सोल्यूट रेस्ट में जैसे ही बोल दिया गया तो फिर उधर के भी साइंटिस्ट लगे चिल्लाने की हाँ भाई ये जो ईथर है यही हमारा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी एक तीर यहां पे कहीं ना कहीं एक तीर से दो शिकार हो गया कि ईथर को उन्होंने बोला ईथर एक मीडियम है, इसी मीडियम में जो है लाइट वेव चलेगा और चूंकि ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है तो यही हमारा एक एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी काम करेगा। अब यहां पे तो कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आ रही थी, लेकिन एक थर्ड प्रकार के भी साइंटिस्ट होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है। तो उन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि ये जो आप लोग ईथर ईथर चिल्ला रहे हो इसको खोज के दिखाओ, इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ईथर वाकई में है। तो इसके लिए क्या किया, माइकलसन एंड मोरले ने, दो साइंटिस्टों ने एक वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लोकेट करने की कोशिश की गई, यानी ईथर को खोजने की कोशिश की गई कि ईथर आखिर है कहां पे, चलिए इसको डिटेक्ट करते हैं। ये किस सिद्धांत पे आधारित था ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में। पहले यहां पे आप समझिए कि इसी ईथर को खोजने के लिए ही माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। और वो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। उसमें कुछ बहुत ही बेसिक कमियां हैं, उसी कमियों को दूर करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी वर्ल्ड फेमस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तैयार किया। यानी कहीं ना कहीं ईथर हाइपोथेसिस का फेल होना, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का फेल होना ही आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म देने का कारण बना। ये हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। पहले आज हम ये ईथर हाइपोथेसिस के बारे में और देख लेते हैं और इसका नोट सेगमेंट देख लेते हैं। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो अब हम ये बारी बारी से नोट्स देख लेते हैं। वी नो दैट ए मटेरियल मीडियम इज नेसेसिटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। So, due to analogy between sound wave and light wave, it was considered that light propagates through a hypothetical medium called ether. Ether pervades all space. अच्छा, ये ईथर वो केमिस्ट्री वाला कंपाउंड नहीं है, केमिस्ट्री वाला जो आप ईथर पढ़ते हैं वो नहीं है। यहाँ पे ईथर एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना गया है एंड इट इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट. So it considered to be absolute frame of reference. It was also assumed that the density of ether was very small and elasticity was very large. ये भी assumption माना गया था साथ में कि ईथर का डेंसिटी बहुत ही कम है और उसका इलास्टिसिटी बहुत लार्ज है। क्यों? क्योंकि नहीं मानने पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। आप जब तक इस एजम्पशन को नहीं मानेंगे तब तक ईथर में जो लाइट का मैक्सिमम वेलोसिटी c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निकलेगा ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए कि ईथर में लाइट अपने मैक्सिमम वेलोसिटी दिस वेलोसिटी से चले, इसके लिए ये एज्यूम किया गया कि जरूर ईथर की डेंसिटी बहुत कम होगी और इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी ताकि लाइट अपने मैक्सिमम स्पीड से इसमें चल पाए, ठीक है। ये भी इसमें एज्यूम किया गया था। इन 1887 माइकलसन एंड मोरले सेट आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ईथर, बट द प्रेजेंस ऑफ ईथर कुड नॉट बी डिटेक्टेड। हिंदी में देख लीजिए,
19वीं सदी के कुछ वैज्ञानिकों ने एक गलत एनोलॉजी के तहत यह अनुमान लगाया कि जिस प्रकार ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जरूर प्रकाश तरंगों को भी चलने के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक हाइपोथेटिकल माध्यम ईथर की परिकल्पना प्रस्तुत की। ईथर संपूर्ण स्पेस में फैला होता है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में होता है, अतः ईथर को एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम भी माना जा सकता है। साथ ही यह भी माना गया कि ईथर का घनत्व बहुत कम जबकि इसकी दृढ़ता बहुत अधिक होती है। ईथर के उपस्थिति को प्रमाणित करने के लिए सन 1887 में माइकलसन और मोरले ने एक प्रयोग किया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा तथा ईथर को खोजा नहीं जा सका और यह परिकल्पना अमान्य कर दी गई। एक बात ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स के हिस्ट्री में जितना इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने का महत्व है, उतना शायद इसके पास होने का महत्व न होता। यानी इस एक्सपेरिमेंट का फेल होना ज्यादा इसके लिए अच्छा हो गया। ये एक्सपेरिमेंट का फेल होना याद रखिएगा, इसीलिए इसको ग्रेट फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का फेल होना ही आइंस्टाइन को एक रास्ता दिखाया जिसके कारण उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव रखी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके फेल्योर में एक बहुत बड़ी सफलता छुपी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। याद रखिएगा, यह एक्सपेरिमेंट ईथर को खोजने के लिए यानी एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लोकेट करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।